ब्लैडर से यूरेथ्रा निकलते हुए दिख रहा है। यस सर। ठीक है, और नीचे अगर आप बात करो तो नीचे भी ओरिजिन क्लियरली हमको दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ से ये यूरेथ्रा प्रोस्टेट से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहा है। इसके बाद आप अगर बात करो तो ये इसके नीचे ये वाला बल्बर यूरेथ्रा वाला ये पार्ट प्रोस्टेट के जस्ट पीछे ये हमारा रेक्टम वाला एरिया है। ठीक है, रेक्टम वाला एरिया है और पीछे है ये एनल, दिस वन इज एनल ओपनिंग। ठीक है, यहाँ पे अब आपको समझ में आ रहा होगा, अगर हमारा एनल फिस्टुला, जिसमें एनल फिस्टुला के लिए हम कैसे बात करते हैं, आपने इसका कट लिया यहाँ से एक्सियल ऐसे लॉन्ग एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो बिल्कुल परपेंडिकुलर लोगे तो ही इसका एग्जैक्ट राउंड शेप आपको मिलेगा। ठीक है, और जो एग्जैक्ट राउंड शेप आपको मिला उसमें जैसे हम प्रोस्टेट के लिए क्लॉकवाइज पोजीशन बताते हैं ना, प्रोस्टेट के लिए जैसे हम क्लॉकवाइज पोजीशन बताते हैं, वैसे ही एनल ओपनिंग के लिए भी क्लॉकवाइज। जैसे फिस्टुला कहाँ पे है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, इधर है, किस जगह पे है ये। ठीक है, तो आपके पास प्रिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ आएगा देयर इज पेरिएनल फिस्टुला एट 1 o'clock। तो 1 o'clock का मतलब क्या हुआ, इंटीरियरली लेफ्ट, कोई डाउट? ठीक है, देयर इज पेरिएनल फिस्टुला एट 7 o'clock। अब जिससे पूछूंगा वही बताएगा। उसका 7 o'clock पे अगर फिस्टुला है तो उसको मतलब कहाँ पे है, पेशेंट के किस पोजीशन पे है वो फिस्टुला? राइट साइड में थोड़ा नीचे। राइट साइड में पोस्टेरियरली राइट साइड। वेरी गुड, नीचे नहीं बोलेंगे, पोस्टेरियर है, एंटीरियर है। नीचे का मतलब क्या हो गया, इंफीरियर। तो इंफीरियर तो पोजीशन आएगा ही नहीं, एक्सियल की इमेज में हमारा एंटीरियर आएगा, पोस्टीरियर राइट आएगा। ठीक है, तो ये 6 o'clock हो गया, और अगर 7 o'clock कोई बोल रहा है तो पोस्टीरियरली राइट। क्लियर है? ठीक है, तो आपको एग्जैक्ट ये राउंड शेप कब मिलेगा, लॉन्ग एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो एंगल शुड बी वेरी मच क्लियर। बिल्कुल ये एंगल आपका होगा, ये होगा ना, तो आप ऐसे कट करोगे। ठीक है, एक इसके साथ इश्यूज आता है, जब हम प्लानिंग करते हैं तो एंगल अगर आपका 45 डिग्री से ज्यादा चला गया तो ज्योमेट्री उल्टी हो जाती है, जो इमेज जो पोजीशन होगा ना वो उल्टा हो जाएगा। जैसे आइडियली आप ऐसे कट कर रहे हो, ये एंटीरियर पोस्टीरियर यही आना चाहिए ना, तो इमेज में ये एंटीरियर ये पोस्टीरियर आना चाहिए। ठीक है, बट अगर आपने 45 डिग्री से ज्यादा कर दिया, ठीक है, तो ये मानेगा कि ये कॉर्नर कट, तो पोस्टीरियर को वो सुपीरियर दिखाएगा और एंटीरियर को इंफीरियर दिखाएगा। फिर से बता रहा हूं, आपका ये एक्सियल कट किया हुआ है एंटीरियर और पोस्टीरियर, लेकिन एक्सियल कब तक है, 45 डिग्री। 45 डिग्री से ज्यादा एंगल जाने पे मशीन उसको
कॉर्नल में क्या दिखाएगा, वो रहेगा एंटेरियर पोस्टीरियर। तो वैसे केस में क्या होगा, ये दिखाएगा यहाँ, पीछे दिखाएगा एंटीरियरली और एंटीरियर दिखाएगा पोस्टीरियर। यस और नो? अगर कॉर्नल की इमेज होती तो क्या होता, ये कॉर्नल की इमेज होती तो सुपीरियर और इंफीरियर यही दिखाता ना। तो 45 डिग्री से ऊपर जाते ही इमेज की ज्योमेट्री चेंज हो जाती है। तो एंगल पे हमें ध्यान रखना है। हाँ, अगर कोई चांस नहीं है तो फिर तो एंगल देना ही पड़ेगा, बट मिनिमम अगर 5 डिग्री 7 डिग्री या 3 डिग्री 2 डिग्री का डिफ्रेंसिएशन हो तो आप थोड़ा सा ऑब्लिक कर सकते हैं, थोड़ा कंप्रोमाइज आपको करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ वसीम, अगर 1-2 डिग्री से 45 डिग्री से ज्यादा एंगल चला जा रहा है तो हम थोड़ा सा एंगल कम ही रखेंगे। जैसे ये केस है, इसमें हमारा तो काफी अच्छा है, इसमें तो 45 डिग्री से कम है, ठीक है। लेकिन अगर हम केस ऐसा हो, बिल्कुल ऐसा होता, एनल ओपनिंग ऐसा होता, तो फिर जब आप एंगल देने जाते तो क्या होता, ये एंगल 45 डिग्री से ज्यादा होता। तो हम कोशिश करेंगे कि 45 डिग्री से थोड़ा सा कम हो, या एग्जैक्ट 45 डिग्री पे आके। अगर हम 45 डिग्री एंगल दे रहे हैं या उससे कम दे रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा ऑब्लिक इमेज आ रही है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। वो उल्टी ही इमेज आएगी और रेडोलिस्ट को वही इमेज देनी पड़ेगी। बट रेडोलिस्ट भी समझ जाता है कि हाँ उल्टा क्यों है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि ये इमेज उल्टी क्यों आ रही है, ठीक है। क्योंकि रेडोलिस्ट पूछ देता है क्या भाई ये उल्टा क्यों आ रहा है, ठीक है। रिपोर्ट बनाने में उसको भी दिक्कत होती है, ये पोस्टीरियर होता है, ये एंटीरियर। तो इस केस में आपके पास जब भी ऐसा कभी हो जाए तो आपके पास ऑप्शन होता है फ्लिप करने का, इमेज को फ्लिप कर सकते होता है ना। कैसे, कोई भी इमेज लो, ये सुपीरियर है इंफीरियर है, आप इसको फ्लिप कर सकते हो। फ्लिप कर सकते हैं। फ्लिप करने के बाद आप यहां से SS क्लिक करो, यहां पे जाओ और SS एंटर मारो। SS मतलब सेव्ड स्टेट, जो अभी स्टेट है ये सेव हो जाएगा, जो स्टेटस है अभी ये सेव हो जाएगा। SS करके एंटर कर दिया आपने, अब इसको क्लोज करो, ठीक है। दोबारा आप इस स्टडी को ओपन करो। बात समझ में आई? जितनी बार आप ओपन करोगे, ये अब मैंने स्टडी क्लोज कर दी, ठीक है। अभी मैंने दूसरी स्टडी ओपन की, ठीक है। फिर इसको मैंने क्लोज किया। जब भी मैं वो स्टडी ओपन करूंगा ये दिखाएगा ऐसा, लेकिन जब आप ओपन करोगे तो ओपन होगा। तो अगर ज्योमेट्री आपकी चेंज हुई और इमेज एक्सियल ही है, टेंटोरो पोस्टीरियर पोजीशन चेंज हो जाएगा। क्यों होगा ये समझ में आया? क्यों चेंज होगा विधि? पापा मुझे वहां जाना है, पता नहीं इसलिए, किस लिए? तो इसलिए कितनी बार उससे पूछो, 10 बार पूछोगे किस लिए, तो बोलेगी इसलिए। उसको लगता है इसलिए कोई आंसर होता है। बताओ। हाँ देखो, आप वेरी क्लियर, आपने
जब 45 हमारा ये कॉर्नल होता है, ये कॉर्नल है, ये एक्सियल है। एक्सियल आपका कब तक है 45 डिग्री। 45 डिग्री से अब जाते ही कॉर्नल जो इमेज मिलेगी उसमें क्या मिलेगा, सुपीरियर और इंफीरियर। तो आपको ये वाला पोजीशन सुपीरियर क्या हो जा रहा है, सुपीरियर पोजीशन कौन सा है। अगर आप एक्सियल प्लान कर रहे हो और 45 डिग्री से एंगल ज्यादा हो गया तो सुपीरियर क्या है, पोस्टीरियर। सुपीरियर इज पोस्टीरियर, इंफीरियर। तो आपको दिखाएगा वो सुपीरियर इंफीरियर, लेकिन आपको एग्जैक्ट क्या दिखेगा, पोस्टीरियर और इंफीरियर। आपको लगेगा कि मेरी इमेज उल्टी है, बट वो उल्टी आ नहीं रही, वो तो इमेज जैसा आना चाहिए वैसा ही आ रहा है। 45 डिग्री से कम है तो आपको एक्सियल इमेज देगा, इंटीरियर आगे दिखाएगा, पोस्टीरियर पीछे दिखाएगा। 45 डिग्री से ऊपर जाते ही सुपीरियर इंफीरियर, तो इमेज सही आएगी। लेकिन आपके माइंड में क्या रहेगा कि मैंने तो एक्सियल लिया है, तो एक्सियल में ये मेरा पोस्टीरियर है और ये इंटीरियर है, तो उल्टी इमेज आ रही है, तो आप उसको क्या करोगे, क्लियर है। हाँ जी, ये ज्योमेट्री आपको एक जगह और परेशान कर सकती है, राइट और लेफ्ट में। जब आप शोल्डर जॉइंट की प्लानिंग करते हो सुप्रास्पाइनेटस के पैरेलल और परपेंडिकुलर। ठीक है, यू आर लकी वन की आपको सब कुछ बताया जा रहा है, नहीं तो हमने तो एप्लीकेशन वाले ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। अगर आपका एंगल 45 डिग्री से ज्यादा जाएगा ना, तो जो राइट वाला शोल्डर है वो लेफ्ट की तरह दिखेगा, ठीक है। और रेडियोलॉजिस्ट बोलेगा कि तुमने स्कैन गलत किया, तुमने गलती से लेफ्ट का कर दिया। अब आपने किया राइट का, इमेज आ रही है राइट की इमेज होती तो इधर ऐसे आता ना, इमेज कैसे आ रही है, फ्लिप होके इधर की तरफ वाली है। बोलेगा मुझे प्रूव करो कि कैसे तुमने राइट का किया, इमेज तो क्लियरली दिख रही है। एप्लीकेशन वाले को कॉल किया, बोल रहा है कि यार पेशेंट को दोबारा बुला के करो, दोबारा किया तो भी लेफ्ट ही आया, तो फिर देखा कि नहीं एंगल इसका ज्यादा जा रहा है, उसने बोला कि एंगल थोड़ा कम करके करो, ठीक है। तो वो पूरा पोजीशन उसमें भी सेम ही कंडीशन है, वो कॉर्नर की तरह दिखाने लगेगा, मतलब सुपीरियर इंफीरियर दिखाएगा, तो वो एंगल 45 डिग्री से कम अगर रख सकते हैं तो रखना है। अगर डिफरेंशिएशन फिर आने लगे, जैसे सुप्रास्पाइनेटस से बहुत ज्यादा डिफरेंस हो रहा है, 1-2 डिग्री 3 डिग्री का फर्क आ रहा है, कोई डिग्री 10 डिग्री 15 डिग्री का फर्क आ रहा है, तो फिर उसके पैरेलल आएगा ही नहीं, तो एक लाइन में आपकी टेंडन या लिगामेंट विजुलाइज, टेंडन और मसल विजुलाइज नहीं होंगे। तो आप रेडियोलॉजिस्ट को बोल दो कि ये राइट ही है, एंगल ज्यादा देने की वजह से फ्लिप होके आ रहा है, क्लियर। तो 2 जगह ये चीज आपको परेशान करेगी, ठीक है। तो ये सेम स्ट्रेट हो गया था, अभी आप इसको फिर से सीधा कर सकते हो, और यहाँ से अगेन आप क्या करो, सेम स्ट्रेट एसएस, ठीक है। तो फिर से ये नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा, अपना इसी पोजीशन में रहेगा, ठीक है। आप चाहते हो कि इसमें से थोड़ा सा मैं जूम करके, इमेज का फील्ड ऑफ व्यू बहुत ज्यादा है तो मैं ये जूम करके इस वे में रखूं, तो आप ये पोजीशन करो और यहाँ से प्रेस करके एंटर करो। नेक्स्ट टाइम आप जब भी इस इमेज को ओपन करोगे तो इसी स्टेट में ओपन होगा, इसी फील्ड ऑफ व्यू में, ठीक है। ये शॉर्टकट कीज होती हैं, ये आप रख लो, लेकिन
एक्सप्लेन करूँगा मैं जब जब हमें यूज आएगा। अभी फोटो ले लो, फोटो लेके रख लो। तो जैसे मैंने अभी एक बताया एसएस, तो जैसे जैसे इसका यूज आएगा वैसे वैसे आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, क्योंकि एक बार में आप इसको रखने की कोशिश करोगे वो पॉसिबल नहीं है। जब हम प्रैक्टिकली यूज करेंगे शॉर्टकट की इसको, ठीक है। और ये शॉर्टकट की मशीन टू मशीन वैरी होती है, कोई जरूरी नहीं है कि सब में एक जैसा, ठीक है। क्लियर? शॉर्टकट कीज में जो आपको अभी एक दो चीजें जो मैं बता दे रहा हूँ, इस पर ध्यान ज्यादा नहीं आना चाहिए क्योंकि हम मेन टॉपिक से भटक जाएंगे, ठीक है। इसमें जैसे एनोटेशन नन, इसका मतलब यूज नो एनोटेशन लेवल ऑन दी स्क्रीन। तो इसके लिए आप यूज करेंगे एन प्रेस करके आप क्लिक कर दो, जैसे ये है, ठीक है। एनोटेशन नन ये आया ना, एंटर करो, हट जाएगा। तो या तो आप वहां से जाके सिलेक्ट करो, ठीक है, या जैसे फुल एनोटेशन लाना है तो ए एफ एनोटेशन फुल, सारे एनोटेशन आ गए। एनोटेशन बहुत ज्यादा है, आपको पार्शियल चाहिए, तो इसमें सेव किया गया है कि पार्शियली में क्या क्या चीजें चाहिए। तो आप एनोटेशन पी, ए और पी, पार्शियल एनोटेशन। तो ये इसकी नीड कब होती है, जब हम इमेज फिल्म पे देते हैं। तो अगर सारे एनोटेशन फिल्म पे आएंगे ना तो इमेज थोड़ा ऑक्यूपाई हो जाता है और इमेज उतनी क्लियर नहीं होता, ठीक है। तो हम एक कोशिश करते हैं कि किसी एक इमेज पे फुल एनोटेशन दे दें और रेस्ट पे पार्शियल एनोटेशन, ठीक है। जैसे इसकी फिल्म मैं बना रहा हूँ इस पेशेंट की, कितनी इमेजेस है, चलो जो भी है, जैसे ये मैं बना रहा हूँ, इसमें ये फिल्म बना रहा हूँ, ठीक है। तो अभी पार्शियल एनोटेशन, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, पहले वाली इमेज में यहाँ पे डिलीट मारूंगा और यहाँ गया एनोटेशन, ठीक है। और फिल्म एनोटेशन FAF, एनोटेशन फुल के लिए क्या यूज कर रहे हैं, लेकिन स्क्रीन पे वो दिखाई देगा। अगर हमें इस पे चाहिए तो फिल्म एनोटेशन फुल, FAF करके एंटर करो और F1 दबाओ, F1 दबाओगे एंटर, पहले क्लिक नहीं हुआ था, हो गया। और यहाँ पे F4 दबाओ, एक फिल्म पे सारे एनोटेशन आ गए और बाकी पे पास। तो इस एनोटेशन का बेनिफिट क्या है, ठीक है। आप किसी एक में क्या क्या चीजें आ रही हैं इस एनोटेशन में, सीक्वेंस की फैमिली कौन सी है, फास्ट रिकवरी, फास्टेस्ट इको, टाइम ऑफ रेपिटेशन कितना है, टाइम ऑफ इको कितना है, मेन चीजें हम देखते हैं। फील्ड ऑफ व्यू कितना है, स्लाइस थिकनेस कितनी है, स्पेसिंग कितनी है, ठीक है। उसके बाद मैट्रिक्स साइज कितना है, ये मैट्रिक्स साइज कितना है, और कुछ फिल्टर्स और स्पेसिफिकेशन है,
इधर आप आ जाओ। जिस मशीन पे किया है, मैन्युफैक्चरर का नाम, मशीन का नाम, एग्जाम नंबर, सीरीज नंबर, इमेज नंबर, ये पोजीशन, डिस्प्ले फील्ड। इधर आ जाओ। डायग्नोस्टिक सेंटर का नाम या हॉस्पिटल का नाम, ये पेशेंट नेम, एज, सेक्स, एंड दिस वन इज पेशेंट की आईडी, डेट, टाइम, और इमेज कितना मैग्नीफाई हुआ है। जैसे ये जो हमने एक्चुअल जो फील्ड ऑफ व्यू लिया है वही है, तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन कितना है, 1। अगर मैं इसको जूम करूं तो दिख रहा है जूम फैक्टर 1.80, मैंने इतना जूम कर दिया तो ये दिखा रहा है कि 1.81, ठीक है, यानी आपने 80% से जूम कर रखा है। ठीक है, अगर मैं इसे और बढ़ाऊं तो आपने दुगुना डबल जूम कर रखा है, तो ये इमेज पे आएगा। ठीक है, इसका रेलिवेंस क्या है, ये जूम फैक्टर फिल्म पे क्यों जरूरी है। ठीक है, इधर हम बात करते हैं स्केल की। इसमें एक्चुअली स्केल ये ऑफ था, ये स्केल, ठीक है, इसको ऊपर रख दो, पीछे से ऊपर रखने के लिए, क्या चीज, सिस्टम ऊपर रखने के लिए। नहीं ये आपका जो डिस्टेंस है ये स्केल है सेंटीमीटर में। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो सर्जन है, ऑर्थोपेडिशियन है, न्यूरो सर्जन है, जिसको एमआरआई की इमेज खुद देखना आता है। ठीक है, तो वो पेशेंट को समझाने के लिए फिल्म पे स्केल भी मांगते हैं। ये बहुत सारे ऐसे आज की डेट में भी बहुत सारे ऐसे डायग्नोस्टिक सेंटर हैं जहाँ पे जो रिपोर्ट बनती है वो फिल्म पे बनती है, फिल्म को देख के। जहाँ पे ये कंसोल पे बन रहा है, ये कंप्यूटर पे बन रहा है, तो वो तो यहाँ से मेजरमेंट लेके मेजर कर लेगा साइज क्या है। फिल्म पे वो जो भी फाइंडिंग है, ठीक है, ये जो भी एरिया उसको मेजर कैसे करेगा। आपके पास ये स्केल होता है, ठीक है, वो करता क्या है, ये सिंपल लिया यहाँ पे और इसको उठा के देखा कि ये जो एरिया है, जैसे ये सेरेबेलम कितना बड़ा है, ये इतना बड़ा है सेरेबेलम, उसको उठा के यहाँ पे देखा तो कितना सेंटीमीटर हुआ, 1 2 3 4 5, तो 5 सेंटीमीटर। सपोज करो कि ये इतना बड़ा मास है, तो वो क्या करेगा, इधर से मेजर करेगा, यहाँ पे देख लेगा 5 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से मेजर करेगा, यहाँ से 5, तो 5/5 लीजन का साइज क्या हो गया, समझ में आ रहा है। इस स्केल का रूल क्या है, सेंटीमीटर में वो स्केल है, सेंटीमीटर में, ठीक है। तो अगर आप जूम करेंगे तो स्केल भी जूम होगा, स्केल भी जूम होगा। तो लाइक दिस,
दिख रहा है ये स्केल? अब इसका सेंटीमीटर का साइज भी क्या हो गया, बड़ा हो गया। ठीक है, तो आप ये जूम फैक्टर देख के आप समझ जाओगे कि ये चीज सेंटीमीटर ही है। ठीक है, अदरवाइज हम क्या करेंगे, फिर देखेंगे यार हमारा स्केल सेंटीमीटर से छोटा होता है, ये जो स्केल है सही है या नहीं है। तो अगर आप अपने स्केल, रिपोर्टिंग के लिए लोग अपना भी स्केल रखते हैं, तो उस अपने स्केल से इस लीजन को मेजर करेगा तो अलग आएगा, इस स्केल से मेजर करेगा तो अलग आएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये जूमिंग फैक्टर फिल्म पे दिखाना जरूरी है और स्केल भी देना जरूरी है, बट सभी जगह के लिए नहीं, जहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट को फिल्म पे रिपोर्ट बनानी है या फिर पेशेंट को काउंसल करना है, सर्जन को। ठीक है, डन। तो वापस आते हैं हम अपने टॉपिक पे। ठीक है, जब हम फिल्मिंग टूल्स पे आएंगे तो इन चीज़ों को हम और डीपली देखेंगे। कहाँ पे थे हम?